चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन दिया गया है, उच्च ताप एवं आर्द्रता दी गई है, पर्वत विज्ञान दिया गया है, ऊर्ध्वाधर हवा गर्जन दिया गया है। इनमें से गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे संगणन, ये आपको वर्षा का एक रूप दिखा रहा है कि किस तरीके से वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले अगर होगा, मतलब यहाँ पे क्रम तो नहीं लगाना है, कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए, संघनन होता है गर्जन वाले बादलों में, उच्च ताप एवं आर्द्रता होती है, पर्वत विज्ञान होता है, और ऊर्ध्वाधर हवा में गर्जन होता है। अब ये कैसे होता है इसको देखिए। जब मेघ गर्जन होता है तो यहाँ पे जो उच्च ताप होता है, उच्च आर्द्रता के कारण में क्या होता है, जो उच्च ताप होता है ये किसके कारण विकसित होता है, उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ पे विकसित होता है। ठीक है, इसमें जो पवनें होती हैं वो ऊर्ध्वाधर गति से चलती हैं। पवनें कैसे चलती हैं, ऊर्ध्वाधर गति से चलने लगती हैं। जल वाष्प बनता है, और जल वाष्प का होता है क्या, संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन होता है, और संघनन के कारण में क्या होता है, बादल बनते हैं। संघनन के कारण अब क्या बनते हैं, यहाँ पे बादल बनते हैं। ठीक है, बादल के बाद में क्या होता है, पर्वतों से ये टकराते हैं, और पर्वतों से टकराने के बाद में ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर एक वर्षा के रूप में टपक पड़ते हैं। ठीक है, वर्षा के रूप में टपकते हैं, यानी कि फिर से ये पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, अब ये आपका जो वर्षा का पूरा रूप है ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, अब 1 2 3 और 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। बताइए किसके कारण यहाँ पे वो वर्षा कम होती है, लानिना के कारण, धारा प्रवाह की गति के कारण, एल्निनो एवं दक्षिणी दोलन के कारण, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या कर रहा है, जो एल्निनो होती है ये कहाँ पे प्रकट होती है, ये होती है जो पेरू के तट है। पेरू के तट से अगर आप लोग जाएंगे 180 किलोमीटर दूर में जाएंगे, 3 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री के बीच में आप लोग जाएंगे, तो वहां पे ये मध्य अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कैसी है ये, गर्म जलधारा है। इसको याद रखिएगा, ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और ये जो जलधारा होती है ये कहाँ पे आती है, जब हिंद महासागर में ये आती है। ये आप लोगों का ये यहाँ पे हिंद महासागर में ये हवा आती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये वाला जो भारतीय वाला पार्ट है अपना, यहाँ पे क्या होता है, जल पे सॉरी जलीय भाग में और स्थल भाग में दाब कम हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, दाब यहाँ पे कम होता है। जब दाब यहाँ पे कम होता है तो इसके कारण जो मानसून पवनें होती हैं, जो मानसून पवनें होती हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, कमजोर होने लग जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, अ, तो वर्षा यहाँ पे कम होती है। लेकिन इसी के विपरीत में आता है लानिना। क्या आता है इसके विपरीत में, लानिना आता है। लानिना एक ऐसी है प्रतिसागरीय धारा है, सागरीय धारा है, जिसका आविर्भाव कब होता है, जो कब निकलती है, ये उस टाइम निकलती है जब एल्निनो जो होता है वो समाप्त हो जाता है, इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आती है आपकी लानिना। इसके कारण क्या होती है, सामान्य से जो वर्षा होती है वो अधिक होती है। वर्षा यहाँ पे क्या होने लगती है, अधिक होने लगती है सामान्य से, जब भारत में मानसून यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। लानिना जब आता है भारत में, मानसून सक्रिय हो जाता है। ऐसा ही एक मानसून आया था 1998 में, लानिना आया था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, जो बांग्लादेश है और भारत और जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जो स्थिति आ गई थी वो कैसी आ गई थी, बाढ़ की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी। वो किसके कारण हुई थी, ये जो आपका लानिना है इसी के कारण। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा क्या गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। तो ये आप लोगों का एल्निनो है और दक्षिणी दोलन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित, दोनों ही सूखा लेकर के आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है एनसो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एनसो कहा जाता है।
ठीक है, अगर ये एनसो आता है तो इसको आप लोग मतलब जो जलवायु विज्ञानी है इसको प्राकृतिक प्रकोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्राकृतिक प्रकोप बोलते हैं ये। ठीक है, अच्छा क्या है लानिना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लेगून झील नहीं है ये पूछा गया है। तो आप लोगों की यहाँ पे चिल्का झील है, अष्टमुदी है, पुलिकट भी है, लेकिन पेरियार झील जो है आप लोगों की लेगून झील नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो चलिए इनके कथन को लगा लेते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा जो सौर है, सॉरी, सौर परिवार के सभी ग्रहों में जो पृथ्वी होती है वो सघनतम है, ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब ये कैसे करेक्ट है तो देखिए, जो क्या होता है सभी ग्रहों को अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा है। अगर सभी का घनत्व देखा जाए तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.52 है। ठीक है, इसके बाद में बुध आता है। बुध का 5.44 है। यहाँ पे लिख लीजिए शुक्र। शुक्र का कितना है? 5.24 है। मंगल, मंगल का कितना हो जाएगा? 3.9 है। वरुण, वरुण का 1.66 है। बृहस्पति, इसका हो जाएगा 1.34। अरुण, इसका हो जाएगा 1.19। और फिर आता है आप लोगों का शनि, सबसे कम है इसका 0.7। ठीक है, इनको याद रखिएगा। यानी कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, तो यानी कि हमारी जो सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सर्वोत्तम है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। अब इनका आप लोगों को आंसर बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो वायुमंडल में नमी की मात्रा होती है अक्षांश से संबंधित होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये नमी यानी आर्द्रता की बात कर रहा है। तो जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है ये किस पर निर्भर करती है? अक्षांश पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि जो तापमान होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये भी अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है तापमान जो होता है वो भी किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर निर्भर करता है। तो जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करेगी? ये तापमान पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो जो और ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया रीजन में शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधानता उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इनको देखा जाए ये किसके कर रहा है? शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वनों, ठीक है, वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया इसको देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे यानी कि यहाँ पे जो वर्षा होती है पूरे साल होती है। ठीक है, पूरे साल यहाँ पे वर्षा होती है। पूरे साल जब यहाँ पे वर्षा होगी तो भूमि में क्या होते हैं, जो खनिज होते हैं वो घुल जाते हैं और घुल करके वो क्या होते हैं? बह जाते हैं। क्या होते हैं? जब जो खनिज हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो बह जाते हैं और यहाँ पे तापमान जो होता है वो हाई होने लगता है। तो इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। तो जो मिट्टी में ह्यूमस होते हैं, क्या होता है? जो मिट्टी में ह्यूमस जो पाए जाते हैं हमारी कृषि के लिए,
इनमें कमी आने लगती है, ह्यूमस में क्या होने लगता है, कमी आने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो फसल उत्पाद जो बढ़ने की, जो गहन कृषि की जो भरण पोषण की क्षमता होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि घटने लगती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है अपन लोगों को, उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, रीजन इसका सही दिया गया है, यानी कि ए गलत है, आर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमध्य रेखा के अगर दोनों ओर जाएंगे 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। सेकंड रीजन इसका बता रहा है, उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतम दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ें तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है, एक मिनट, हाँ ये सही तो है, 5 डिग्री से 8 डिग्री में जाएंगे। ये 2 बार ले लिया गया क्वेश्चन मैंने, शीतोष्ण वन। हाँ तो देखिए, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 से लेकर के 8 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। क्यों? यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और आर्द्रता भी हाई रहती है, इसके कारण यहाँ पे दोपहर को संवहनी वर्षा जरूर होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, इनका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की परसेंटेज अधिक है? ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अधिक में पूछा गया है, और जो कल जो पेपर हुआ था एनटीए का उसमें भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था। तो अभी भी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए विश्व वनों का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है यहाँ पे, शंकुधारी वन का, शीतोष्ण पर्णपाती वन का, उष्णकटिबंधीय मानसून वन का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का शंकुधारी वन, या फिर इनको पर्णधारी वन भी कहा जाता है, इनकी अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या फिर लेती है? तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो समय लेगा, कैसे लेगा, देखिए जो सूर्य से जितनी दूरी होगी जिस ग्रह की, वो उतना ही ज्यादा समय लेगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उनका समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दूरी घटती जाती है इनके जो परिक्रमा काल है वो घटता जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों से सबसे ज्यादा जो इनमें से समय लेता है वो क्या होगा, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो जो आपका बृहस्पति है, ठीक है, ये इनमें से जो दिया गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति होगा, ये सबसे ज्यादा समय लेगा। क्योंकि अगर आप लोग क्रम देखें इनका, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से होता है इनका। अब इनका परिक्रमण काल भी आप लोग याद रख लीजिए, कितना कितना दिन लगता है। तो बुध को लगता है कितना, 88 दिन, शुक्र को लगता है 225 दिन, पृथ्वी को लगता है 365.3 दिन, मंगल को लगता है 687 दिन, बृहस्पति को लगता है 11.83 वर्ष। ठीक है, अब ये वर्ष में पहुंच जाएगा। शनि को लगता है 29.5 वर्ष, अरुण को लगता है 84 वर्ष, और वरुण को लगता है 165 वर्ष। तो यहाँ पे सबसे जो इनमें दिया गया है वो दूरी किसकी हो जाएगी, बृहस्पति की हो जाएगी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप एवं तीव्र संवहनी धाराएं रहती हैं। तो ये अभी आप लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर
वायुमंडल की मोटाई अधिक होती है, जबकि ये कहाँ पे होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन जो ए दिया गया है वो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य तक और तीव्र संवहनी वर्षा होती है, ये सही कह रहा है। तो आर सही है यहाँ पे, ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।